स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूं आप सभी का एएसएल की इस रिवीजन सीरीज में। और आज के सेशन में हम वन शॉट करने वाले हैं विद्युत चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि विद्युत होता क्या है। हमारे आसपास में रोज हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो ये विद्युत क्या है, तो पहले भी कहा है, आज भी कह रही हूँ कि जब भी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो मेनली हम एनर्जी से डील करते हैं, ऊर्जाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्युत भी जो है हमारे ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी मदद से हम हमारे दैनिक जीवन के ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें हम आसानी से कर पाते हैं, या फिर जिनके उपयोग से हमारी जिंदगी जो है वो और ज्यादा सरल हो जाती है। तो बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी चीज है, क्रांतिकारी चीज है। तो इसके उत्पादन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये उत्पत्ति कैसे होती है। इस चीज के लिए हम तो इसे जनरेट कर ही सकते हैं, लेकिन ये सबसे पहले नोटिस कैसे किया गया या फिर हमें इसके बारे में कैसे पता लगा। तो विद्युत को समझने के लिए उससे पहले आपको समझना आवश्यक है कि आवेश क्या होता है। तो चाहिए सबसे पहले हम आवेश आवेश के बारे में चर्चा करेंगे कि आवेश क्या है। हम जानते हैं कि जो परमाणु है वो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर के बने हुए हैं। अब अगर हम किसी एक परमाणु के किसी एक एलिमेंट को पकड़ ले, मतलब परमाणु के हम किसी एक सब एटॉमिक पार्टिकल को पकड़ ले, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूं कि जो हमारा परमाणु है, ये परमाणु आपका इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ऋणात्मक आवेश होता है, और जो हमारे प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर एक धनात्मक आवेश होता है, और उसके अलावा जो न्यूट्रॉन है इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। तो परमाणु क्या है? परमाणु तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या है। परमाणु के अंदर हम जानते हैं कि ये आवेशों को कैरी कौन करता है। ये आवेश किसके ऊपर होते हैं? परमाणु में ये आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होते हैं। तो ये आवेश है क्या? तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि एक आवेश किसी परमाणु का मूल कण होता है। भाई, जिस तरीके से जो हमारा पदार्थ है वो किससे मिलकर के बना है? वो परमाणुओं से मिलकर के बना है ना। तो पदार्थ का मूल कण क्या हो गया? परमाणु। उसी प्रकार जो परमाणु है वो किससे मिलकर के बने हुए हैं? वो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे परमाणु हैं उनके मूल कण कौन है? ये आवेश ही उनके मूल कण है, या फिर आवेश जो है वो किसी परमाणु का एक मूल कण होता है। अब ये जो मूल कण है ये क्या हो जाएंगे? इनको हम क्या बोल सकते हैं कि जो आवेश है वो किसी परमाणु का मूल कण होता है। अब ये आपका जो मूल कण है, क्योंकि एक आवेश है तो आवेश दो प्रकृति के हमने देखे हैं। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। सबसे पहले हमने आवेश की डेफिनेशन देखी। आवेश की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी परमाणु का मूल कण, किसी भी परमाणु का मूल कण आवेश कहलाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अब इनके वो भी होती है प्रॉपर्टीज, इनके गुणधर्म भी होते हैं। तो इनके गुणधर्म क्या है बच्चों? इनके गुणधर्म क्या हो जाएंगे? गुणधर्म हो जाएंगे कि समान आवेश एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण दिखाते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण दिखाएंगे। और असमान आवेश मतलब अपोजिट चार्जेस, असमान आवेश जो है वो आकर्षण दिखाते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षण दिखाते हैं। कैसे? चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर ये हमें आकर्षण दिखाते हैं। तो यहाँ पर समान आवेश मतलब एक जैसे आवेश, मतलब धनावेश और धनावेश। तो ये धनावेश धनावेश क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर जाते हैं। क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जब ये
एक समान आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं तो हम इसी को प्रतिकर्षण कह देते हैं। उसी प्रकार असमान आवेश मतलब जो दोनों एक जैसे नहीं है, मतलब ऋणावेश और धनावेश, ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों आकर्षण कर रहे हैं। मतलब समान आवेश एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मतलब प्रतिकर्षण दिखा रहे हैं, और असमान आवेश एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं, है ना। गाना है ना, डोर मुझे कोई खींचे तेरी ओर, उस तरीके से यहाँ पर जो हमारे असमान आवेश है वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, जिसको हम आकर्षण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आवेश के बारे में समझ लिया है कि आवेश क्या है। किसी भी परमाणु के मूल कण को हम आवेश बोलते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आवेशों के कुछ गुणधर्म भी होते हैं, प्रॉपर्टीज भी होती है। असमान आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और समान आवेशित एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षण दिखाते हैं, दूर भागते, आई हेट यू ऐसा बोलते हैं। और भी कुछ बातें हैं क्या, तो हम यहाँ पर और भी कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा आवेश है उसको हम Q से दर्शाते हैं। यहाँ पर जो हमारा आवेश है उसको हम Q से दर्शाएंगे। दर्शाएंगे किससे? Q से। आवेश को हम किससे दर्शाएंगे? लिख लेते हैं, हम प्रॉपरली लिखेंगे सारी चीजों को, शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे एनसीईआरटी में सब मेरे साथ में। जरूरत पड़े तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिखो इन चीजों को। आवेश को किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं, कैपिटल क्यू, ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक कुलाम होता है, जिसे हम सी से लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लंबाई को एल लिख करके दर्शाते हैं और लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, है ना। उसी प्रकार से जो आवेश है उसको हम दर्शाने के लिए क्यू अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो हमारा आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या है? उसका एसआई मात्रक है कुलाम, तो उसके लिए हम सी लिखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो तुम कि लंबाई को हम एल से दर्शाते हैं, लेकिन लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। उसी प्रकार से इसका एसआई मात्रक कुलाम होता है, तो कुलाम को दर्शाने के लिए हम कैपिटल सी का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम आवेश को दर्शा रहे हैं तो हम क्यू सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलो इस चीज की गणना भी हम करके देखते हैं। हम बस ये ध्यान रखेंगे, कभी भी एक तो चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, आवेश की एक ये प्रॉपर्टी भी होती है कि ये क्वांटाइज्ड होता है। आवेश जो है ना वो क्वेंटाइज्ड है। क्वेंटाइज्ड का क्या मतलब है कि जैसे आप मेरे पास आए, आप बोले कि मैम मुझे आधा रुपया देना। अब ये मत बोलना कि गूगल पे ट्रांसफर कर दोगे ना, वो वाली चीज छोड़ दो। अगर आप मुझसे आकर के मांगोगे कि मैम आधा रुपया दो, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपको आधा पैसा दे सकूं, या 3/4 रुपया दे सकूं, या फिर 1/4 रुपया दे सकूं? ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको क्या दूंगी? या तो 1 रुपया दूंगी, या 2 रुपया दूंगी, या 3 रुपया दूंगी। इसी प्रकार से जब आवेशों का ट्रांसफर होता है तो वो आवेश भी जो है वो या तो 1 कुलाम का चार्ज जाएगा, है ना, या 2 कुलाम का चार्ज जाएगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही जाएगा। तो इसी प्रवृत्ति को हम क्या बोल देते हैं? आवेश की इसी प्रवृत्ति को हम क्वेंटाइजेशन बोल देते हैं। हम बोल देते हैं कि जो चार्ज है हमारा वो क्वेंटाइज्ड है। क्वेंटाइज्ड का क्या मतलब है कि आधा इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, 1/10 इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आप हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, और इसी चीज को हम क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, आवेश का क्वेंटाइज्ड होना बोलते हैं। तो अब ये जो चार्ज है हमेशा, ये जो चार्ज है हमेशा, अब ऑब्वियस सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो मान लो ए ने बी को 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, है ना। ए ने बी को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हैं? ए ने बी को 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हैं। तो हम क्या जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मतलब ए बी को जो कम से कम चार्ज दे सकता है वो है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से कम का चार्ज नहीं दे सकता है। मतलब जब ए बी को चार्ज ट्रांसफर कर रहा है तो वो मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मैं बोल रही हूँ कि ए ने बी को टोटल 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। मतलब ए ने बी को कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? ए ने बी को कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं?
ए ने बी को 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और टोटल चार्ज कितना दिया है, तो चार्ज दिया है n इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को जब आप 3 से गुणा करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन से कितना आवेश ट्रांसफर हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार और मैं इसको आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज फील नहीं होगी जब तक हम चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है, यहां पर हमने क्या बोला है कि जो हमारा आवेश है वो क्वांटाइज रहता है, मतलब आप आवेश को भिन्न के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो। एक जगह से एक किसी को अगर आपको चार्ज देना है तो आप फ्रैक्शन में नहीं दे सकते हो, भिन्न में नहीं दे सकते हो, आधा, तीन चौथाई, एक चौथाई नहीं दे सकते हो। आप किसी को अगर मान लो कोई ए व्यक्ति बी व्यक्ति को अगर आवेश ट्रांसफर करेगा तो ये कैसे आवेश ट्रांसफर कर सकता है, मिनिमम कितना आवेश ट्रांसफर कर सकता है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश ट्रांसफर कर सकता है। तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आवेश को ये ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम आवेश कितना ट्रांसफर कर सकता है, मिनिमम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश मौजूद होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का आवेश मौजूद होता है। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि ए ने बी को 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ए ने बी को 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ए ने बी को टोटल कितना आवेश ट्रांसफर करा है, तो मैं बोल दूंगी भाई आवेश की गणना करनी ना, आवेश को अपन क्यू से निकालेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का है। मल्टीप्लाई कर लो, पता लग जाएगा कि कितने कूलम का आवेश। यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से आवेश निकालने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 6 18, 1 ऊपर कैरी गया, 3 1 3, 4, 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम का आवेश ए ने बी को ट्रांसफर करा है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, की जो आप इलेक्ट्रॉन है उसको फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से हम गणना कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, या फिर एक कूलम्ब के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहां से हम यही कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने क्या कैलकुलेट करा है कि 3 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा, कितने कूलम्ब का आवेश होगा। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि एक आवेश के कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शब्दों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल रही हूं कि मेरे पास में, ये क्वेश्चन नहीं है, क्यू फॉर चार्ज है यहाँ पर, है ना, क्यू फॉर आवेश। मेरे पास में 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो बताओ मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है। मैं पूछ रही हूँ कि मेरे पास में 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो बताओ मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने बताया है कि जो आवेश होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के गुणनफल में ही मिलता है हमें। तो हमारे पास में 1 कूलम्ब का आवेश है, एन तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि वही तो आपने पूछा है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। यहाँ पर ये गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल्स टू n। ऊपर जाएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, और यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, प्लस का 19 हो जाएगा। कट करो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब आप इसको 8 को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास में 6.25 आंसर आएगा। 8 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में सॉरी 0.625 आंसर आएगा। छोटा लिखेंगे, अगर हम 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.625 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉरी 0.625 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब का चार्ज आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है कि उल्टे हाथ से एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट होना चाहिए। तो उल्टे हाथ से जब एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट होना चाहिए तो हमारे पास में कितना आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। हमारे पास में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। यहां पर हमने क्या गणना करी है कि एक कूलम्ब के आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या,
ये ज्ञात किया है हमने। तो हमने यहाँ से निकाल लिया है कि 1 कूलाम के आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में निकालने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन पूछा जा सकता है, चांसेस हैं, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ब्लू कलर से इन बिटवीन में। तो यहाँ पर बात हो गई चार्ज के बारे में। अब हम बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा है, आवेश को देख लिया। अब ये आवेश कैसे बनते हैं? आवेश मैंने आपको बताया है कि आवेश क्या है, किसी भी परमाणु का जो मूल कण होता है वो आवेश कहलाता है। अब जब ये आवेश, देखो अब इन आवेशों में भी मैं किसकी बात करूंगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी। अब बोलोगे कि मैम भाई प्रोटॉन की क्यों नहीं, प्रोटॉन भी तो है, प्रोटॉन भी तो भाई आवेश है, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो आप विद्युत में? तो बच्चों, जो प्रोटॉन है वो नाभि में बंधा हुआ रहता है ना, वो बेचारा पैक्ड है, नाभि के अंदर बंधा हुआ है और वो नाभि को छोड़ करके बाहर जा ही नहीं सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा खुला आवारा है, थोड़ा बाहर क्या करता है, ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है। तो वो अपनी कोशों को भी छोड़ करके बाहर इधर उधर घूमने जा सकता है। इस वजह से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी, क्योंकि जब मैं विद्युत की बात करती हूँ तो विद्युत क्या है, विद्युत है आवेशों के प्रवाह। आवेशों के प्रवाह को ही मैं विद्युत बोल रही हूँ कि जब भी कोई आवेश, स्पेशली कौन, इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई आवेश प्रवाह करना लगता है तो उसकी वजह से क्या, उसकी वजह से किस चीज की उत्पत्ति होती है, उस वजह से विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो विद्युत को मैं क्या बोल सकती हूँ, आवेशों के प्रवाह को मैं विद्युत बोल सकती हूँ। अब यहाँ पर विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो भाई किसी भी चालक में, क्यों चालक की बात हो रही है, अचालक क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि अचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब भी हम विद्युत की बात करेंगे तो उसमें आवेशों के प्रवाह की बात करेंगे, और आवेश वहीं पर प्रवाह होंगे जहां पर वो मुक्त रूप से गति कर पाएंगे। और जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, जो आवेश है वो फ्रीली मूव कर पाएंगे, मुक्त रह पाएंगे। इसलिए हम चालकों की बात कर रहे हैं कि हमारे पास में चालक है, मतलब जो धातु हैं उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिनके प्रवाह के कारण विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। संक्षिप्त रूप में हम इसे ऐसे ही कह सकते हैं कि किसी भी चालक के अंदर जब विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कि किसी भी चालक में जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की वजह से जो ऊर्जा व्यय होती है, भाई जो इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो नई प्रकार की ऊर्जा हमें देखने को मिल रही है उसे ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V वोल्ट हो, ओके, यहां पर हम अभी पहले इसकी बात नहीं करेंगे, पहले हम सिर्फ विद्युत की बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे। अभी हमने विद्युत का बात कर लिया कि विद्युत ऊर्जा क्या है, कि जब भी किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश के प्रवाह होने की वजह से जो ऊर्जा व्यय होती है या फिर जो नई प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। अब जब ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसको मापना भी पड़ेगा। तो आप इसको नापोगे कैसे? भाई फिजिक्स में तो कुछ भी हो रहा है तो फिजिक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमारे आसपास की चीजें उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की वजह से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसी विद्युत धारा से हम क्या कर सकते हैं, कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका भी हम आगे कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये मान लो आपके पास में कोई कंडक्टर है ना, कोई आपके पास में चालक है, या आपके पास में कोई चालक है ना, इस चालक का, अगर इस चालक का, इसको अपन थोड़ा ऐसा बना लेते हैं कि हमारे पास में 3D लगे। अगर इस चालक का मान लो मैं कोई एरिया ले लूं, ठीक है, इस चालक का मैं कोई एरिया ले लूं, मान लो ये वाला एरिया मैंने इसका ले लिया है। इस इतने से एरिया में से एक सेकंड के अंदर कितने कूलाम का चार्ज आवेशित हो रहा है, उसे ही हम क्या बोल देंगे? विद्युत धारा बोल देंगे। किसी चालक में से एक सेकंड में प्रवाहित हो रहे आवेशों की दर को ही हम क्या बोलेंगे? हम उसे
विद्युत धारा बोल देंगे। आवेश के प्रवाहित होने की दर, दर मतलब समय, डिवाइड बाय टाइम, है ना, कभी भी फिजिक्स में दर आ जाए मतलब टाइम से डिवाइड करना है। तो भाई 1 सेकंड में, या फिर 1 सेकंड में आप बोल सकते हो कि 1 सेकंड के अंदर एक चालक से कितने इलेक्ट्रॉन या फिर कितने आवेशों का प्रवाह हो रहा है, वही आपकी विद्युत धारा कहलाएगी। अब यहाँ पर जो ये हमारी विद्युत धारा है, हम इसको किससे दर्शाते हैं, हम इसको लेटर आई से दर्शाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। भाई आई से दर्शाते हैं विद्युत धारा को, तो आई लिख दिया। क्या बोल रहा है ये कि 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहे आवेश को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। कि किसी 1 सेकंड के अंदर किसी चालक में से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम विद्युत धारा बोल रहे हैं। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो भाई 1 सेकंड के अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वो हमारा विद्युत धारा हो गया, ठीक है। अब चलो इसके एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एसआई मात्रक तो क्या होता है, कूलाम्ब, और इसका क्या होता है, सेकंड। मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रक को ऐसे बोल सकते हैं हम, कूलाम्ब प्रति सेकंड, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम एम्पियर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में एम्पियर हो जाएगा, जिसे हम ए लेटर से डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो बहुत कम विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हम दूसरे एसआई मात्रकों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसे हम मिली एम्पियर बोलते हैं। 1 मिली एम्पियर में कितना करंट होगा, 10⁻³ एम्पियर। या फिर हम माइक्रो एम्पियर में भी करंट कभी कभी उत्पन्न होता है, तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर में हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड के अंदर पास हो रहा है। जब मैं बोल रही हूं कि जो विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर है, मैं बोल रही हूँ कि किसी चालक के अंदर जो विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर की है, तो उसका क्या मतलब है कि उस चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब का चार्ज जो है वो प्रवाह हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस चालक के अंदर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आवेश भी कंप्लीट हुआ और हमारा विद्युत धारा भी कंप्लीट हुआ। मतलब यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर आवेश प्रवाह होगा तो उससे हमारी विद्युत धारा बनेगी, उसी से विद्युत धारा हमें मिलेगी। आवेश के प्रवाह होने की वजह से ही हमें विद्युत धारा मिलेगी। आवेश क्या होता है, आवेश होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसी को हम चार्जेस बोल रहे हैं। तो चार्ज के फ्लो होने से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इतना तो हमने समझ लिया है। लेकिन ये फ्लो करेगी कैसे, सवाल ये है कि चलो आवेश के प्रवाह होने की वजह से हमें विद्युत धारा मिल रही है, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ये आवेश आखिर प्रवाह करेगा ही क्यों, है ना। तो इस चीज को हम इस बात से समझ सकते हैं कि मान लो बच्चों, आपको मैं 2 सिचुएशन देती हूँ। एक सिचुएशन ये है कि आपके पास में कोई पानी की टंकी है, वो ऊंचाई पर रखी हुई है किसी, और उससे पानी बह करके नीचे टब में आ रहा है, बी पॉइंट पर आ रहा है ना। और मेरे पास में एक और दूसरी सिचुएशन ये है कि ये पानी की टंकी है और उसी की समान ऊंचाई पर मैंने टब रख रखा है। तो मुझे बताओ किस सिचुएशन में, किस स्थिति में पानी का प्रवाह ए से बी में होगा। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर मैं पानी को समान ऊंचाई पर रखूंगी तो उनके अंदर जो उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो ऊंचाई की वजह से, पोजीशन की वजह से, किसी भी वस्तु की स्थिति की वजह से उसके अंदर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर दोनों की स्थितिज ऊर्जा सेम रहेगी, जिसकी वजह से पानी का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पानी को ऊंचाई पर रख दूं, अगर तुम्हें स्टैटिस समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो उस चीज को, सिर्फ इतना से समझो, अगर पानी को ऊंचाई पर रखूंगी और नीचे बाल्टी रखूंगी तो ही पानी फ्लो करके आएगा। मतलब जो चीजें हैं वो हाई स्टैटिज, मतलब उच्च स्टैटिज ऊर्जा, मतलब जिसके अंदर ज्यादा ऊर्जा होगी वहीं से तो चीजें प्रवाह होगी। तो यहाँ पर, और हमने 9th क्लास में परफ्यूम वाला भी पढ़ा था एक चीज, कि अगर मैं यहाँ पर परफ्यूम छिड़कती हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, परफ्यूम के जो पार्टिकल है, डीओ के जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पर जब पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्रवाह होकर के कमरे के दूसरे
दूसरे स्थानों पर भी जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे कमरे के अंदर ये परफ्यूम के पार्टिकल सब जगह बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसके बाद में प्रवाह होना बंद हो जाएगा। मतलब चीजों को प्रवाहित करवाने के लिए उनका एक जगह तो हायर कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक जगह तो चीजें बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होनी चाहिए और दूसरी जगह चीजों की मात्रा कम होनी चाहिए, तभी चीजें फ्लो करेगी। मतलब यहाँ पर पानी अधिक ऊंचाई पर था जिसके कारण उसकी स्थैतिज ऊर्जा अधिक थी, और यहाँ पर जो पानी था, सॉरी इस सिचुएशन में यहाँ पर ए पॉइंट जो है, यहाँ पर जो पानी की टंकी है इसकी स्थैतिज ऊर्जा अधिक है और इसकी स्थैतिज ऊर्जा निम्न है, जिसके कारण यहाँ पर पानी फ्लो होकर के गया। यहाँ पर दोनों की स्थैतिज ऊर्जा बराबर है तो पानी फ्लो नहीं करेगा, पानी प्रवाहित नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर परफ्यूम के पार्टिकल्स जो है अगर पूरे कमरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं तो वो प्रवाहित नहीं होंगे, लेकिन कहीं एक जगह पर आप बहुत ज्यादा परफ्यूम के पार्टिकल्स को रखोगे तब हो सकता है कि वो प्रवाहित हो सके उन जगह जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम है। तो मतलब चार्ज के साथ में भी सेम ही रूल फॉलो होता है। आवेश भी आपका तब प्रवाह होगा जब वो किसी एक स्थिति पर, किसी एक पॉइंट पर बहुत अधिक हो और एक पॉइंट पर कम हो। अगर आपको इस चालक के अंदर तार प्रवाह करवाना है, सॉरी, अगर इस चालक तार के अंदर आपको आवेश को प्रवाह करवाना है तो आपके पास में कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपके पास में कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए पॉइंट पर तो आपके पास में बहुत सारे आवेश हो, ए पॉइंट पर तो आपके पास में बहुत सारे आवेश हो, है ना, और बी पॉइंट पर आपके पास में कम आवेश हो। इसको आप ऐसे लेकर के समझो कि जब हम बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन जगहों पर चल करके जाते हैं जहां पर भीड़ कम होती है। तो उसी तरीके से हम कब प्रवाहित हो रहे हैं? जब एक जगह हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तभी तो हम प्रवाहित होकर के वहां जा रहे हैं जहां पर कम लोग होंगे, है ना। उसी चीज को हम कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, यहाँ पे सांद्रता, सांद्रता बोल सकते हो ना। तो यहाँ पर जब एक सिरे पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण ये क्या करेंगे, ये प्रवाहित होकर के उन जगहों पर जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाह करवाने के लिए एक पॉइंट पर आपके पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए और दूसरे पॉइंट पर कम होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जस्ट लाइक पानी और हमारा परफ्यूम। तो जब आवेश को प्रवाहित करवाना है मतलब एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा आवेश होना चाहिए और दूसरे पॉइंट पर बहुत कम आवेश होना चाहिए, तभी ये आवेश प्रवाहित होंगे। अब सवाल ये आता है कि एक पॉइंट पर हम इतने सारे आवेश ला कैसे सकते हैं? मैम हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो कंडक्टर के अंदर होता है। मैं कैसे एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स तो दिखते भी नहीं कि उठा करके मैं उसे एक पॉइंट पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख दूं और फिर वो फ्लो होने अपने आप लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आवेशों को डायरेक्ट तो प्रवाहित नहीं करवा सकते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर आवेशों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक कर देते हैं। ऐसा कैसे करते हैं हम? ऐसा करते हैं हम, एक सेकेंड बच्चों बताती हूँ। ऐसा करते हैं हम बैटरी की मदद से, यहाँ पर सीख लो। जब हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारा चालक है, तो यहाँ पर अभी सब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना, जो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन थे चालक के अंदर, वो इधर उधर आराम से घूम रहे थे, आराम से घूम रहे थे। लेकिन तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा था, है ना, कोई नीचे की तरफ, कोई ऊपर की तरफ ऐसे घूम रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सारे के सारे यहाँ से बहुत सारे, जब आप बैटरी लगाते हो तो क्या होता है, बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है जिसके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की उत्पत्ति होती है। फिर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालक में गति करने लगते हैं और आगे की तरफ फ्लो करने लगते हैं। यहाँ से अचानक से जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आगे की तरफ जाने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे तो आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं ये सारे एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, तभी आपको विद्युत धारा देखने को मिलेगी, है ना। जब बैटरी से आप किसी चालक को जोड़ते हो तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो सारा का सारा प्रवाह एक ही दिशा में होने लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत धारा जो है वो प्रवाह होने लगेगी। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह में जाता है तो आपका विद्युत प्रवाह होता है, लेकिन इस चीज को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना, कि कैसे डिफाइन करोगे। तो हम बोल सकते हैं कि मान लो, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पर, कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो, वोल्ट हो, तो Q कूलाम आवेश के चालक के सिरे से एक दूसरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए व्यय विद्युत ऊर्जा। अच्छा ठीक है, इसको हम देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा।
तो यहाँ पर विद्युत धारा कैसे उत्पन्न करवानी है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा के हम विद्युत धारा उत्पन्न करवा सकते हैं। विद्युत धारा का उत्पन्न कराने के लिए हम आवेशों का प्रवाह करवाएंगे। आवेश को प्रवाह करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए हम बैटरी लगा देते हैं। बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा हो रही है, जिसके कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जा रहे हैं और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो उसको माप हम किसी डिवाइस से भी माप सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला लगा करके आप कैलकुलेट करो। विद्युत धारा को आप एक मीटर द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं और उस मीटर का नाम क्या है, एम मीटर है। तो एम मीटर के द्वारा भी हम किसी चालक में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा को पता कर सकते हैं। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि एम मीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एम मीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, कि उसका प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना है, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि जो करंट है वो किस दिशा में फ्लो हो रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, जैसे मान लो ये मेरा बल्ब है, यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी है, तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो विद्युत धारा है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके नेगेटिव टर्मिनल में जाएगी। अब बच्चों बोलो मैम ये क्या बात हुई, आप तो बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, तो जो आपकी विद्युत धारा की दिशा है वो भी तो नेगेटिव से पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बिल्कुल होनी चाहिए बच्चों, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हम नहीं जानते थे, हमें सिर्फ पहले पता था कि आवेश होता है, किस वजह से होता है ये हमें नहीं पता था। तो उस जमाने में हम सोचते थे कि भाई एक चीज से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आवेश प्रवाहित हो रहा है, और जब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो ज्यादा से कम वाली जगह जा रहा है। तो हम ऐसा मानते थे उस समय में कि जो चीज फ्लो हो रही है ना वो धनावेशित है, इसलिए हमने मान लिया कि जो प्रोटॉन्स है उसके प्रोटॉन्स जिस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हैं ना, वो हमारी विद्युत धारा की दिशा होती है। लेकिन हमें पता है प्रोटॉन्स तो फ्लो होते नहीं है, फ्लो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित हो रही विपरीत दिशा में होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो आपकी विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था उस समय हमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए हमने सोचा था कि जो विद्युत धारा है वो धनावेशित के प्रवाहित होने की वजह से उत्पत्ति उसकी होती है। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि भाई प्रोटॉन की वजह से नहीं, धनावेश की वजह से नहीं, ऋणावेश की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन वो पहले से मान लिया था, बहुत सारी किताबें वगैरह छप गई थी, तो उस चीज को अंडू करना बहुत मुश्किल था। इसलिए हम उसे कन्वेंशनल करंट बोल देते हैं। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नाते किससे है, एमीटर से। कैसे लगाएंगे एमीटर को, सीरीज में लगाएंगे। भाई बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एम मीटर की नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। आगे आते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्या मतलब है इसका, देखो बच्चों, कभी भी किसी भी वस्तु की स्थिति का जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम यहाँ पर स्थितिज शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, कि स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम पोटेंशियल बोल रहे हैं, विभव बोल रहे हैं। तो पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे हैं। दो चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, विद्युत विभव और विभवांतर, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब इतना तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की वजह से क्या उत्पत्ति हो रही है, बिजली की उत्पत्ति हो रही है। बैटरी की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, है ना। तो उस ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, दो चीजें होती हैं, दो सिचुएशन हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मेरे पास में बिंदु ए है जो अनंत पर है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास में कोई बिंदु बी है, ये किसी स्फीयर में। तो जब मैं किसी एक इकाई आवेश वाले चार्ज को अनंत से किसी एक बिंदु पर लेकर के आती हूं,
ठीक है, क्या कर रही हूं मैं मेरे आवेश को अनंत से उठा करके बिंदु बी पर ला रही हूँ। क्या कर रही हूँ? अनंत से उठा करके बिंदु बी पर ला रही हूँ। तो भाई ऐसे तो कोई चीज नहीं आती ना, एनर्जी खर्च होती है हर चीज के लिए। तो अनंत से बिंदु बी तक लाने के लिए, अनंत से बिंदु बी तक लाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा? आवेश को, एक इकाई आवेश को मुझे अनंत से बिंदु बी तक उठा के लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ रहा है, वही मेरा विद्युत विभव होगा। किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत धनावेश में संग्रहित विद्युत स्थैतिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत के बराबर होती है। ये आप मत याद करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आप क्या याद करोगे कि किसी अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु बी तक इकाई आवेश को लाने के लिए व्यय की गई ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लो मैं कोई क्यू अमाउंट का आवेश लेकर के आ रही हूं, है ना। आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। इस बिंदु बी तक ला रही हूं। अब इस आवेश को यहां से यहां लाने तक, मान लो मैं इस आवेश को सर पे उठा के ला रही हूं, यहां से यहां तक लाने तक मुझे कुछ काम भी तो करना पड़ेगा, है ना, कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो मान लो मुझे डब्ल्यू अमाउंट का कार्य करना पड़ा। आवेश को अनंत बिंदु से बी बिंदु तक लाने के लिए मुझे डब्ल्यू अमाउंट का कार्य करना पड़ा। ठीक है, क्या करना पड़ा? डब्ल्यू अमाउंट का यहाँ पर मुझे कार्य करना पड़ा। तो इसी चीज को मैं क्या बोलूंगी? इसी चीज को मैं विद्युत विभव बोल दूंगी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो किसी W अमाउंट का कार्य मुझे किसी Q अमाउंट के चार्ज को लाने के लिए जब करना पड़ रहा है, तो उसी चीज को मैं क्या बोल दूंगी? विद्युत विभव बोल दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ इतना सा फॉर्मूला दे रखा है। वैसे ये जो फॉर्मूला है ये अलग होता है, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। भाई ए बिंदु पर कोई विद्युत विभव होगा, बी बिंदु पर कोई विद्युत विभव होगा, दोनों के मध्य कितना विद्युत विभव है माइनस कर दो। वो हम बाद में देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम देखेंगे। और अगर आपको और ज्यादा स्पेसिफिक देखना है तो आप स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है सिर्फ इस लेक्चर पे, आप वहां पर जाकर के इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि विद्युत विभव क्या है? किसी अनंत बिंदु से किसी बिंदु बी तक इकाई आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर मैं बी पर लाई हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा? बिंदु बी का विद्युत विभव हो जाएगा कि अनंत से बिंदु बी तक आवेश को लाने के लिए मैंने कितना कार्य करा है, वही बी बिंदु का विद्युत विभव हो जाएगा। विभवांतर ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अब हम जब चालक के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करा रहे हैं तो हम करंट को अनंत से नहीं ला रहे हैं, हम करंट को तार के किसी एक छोर से दूसरे छोर पर ले जा रहे हैं। भाई तार थोड़ी मेरा अनंत वाला लंबा होता है, अनंत लंबाई का होता है। यहाँ पर मेरे पास में कोई चालक है ए और बी, इसके दो सिरे हैं। तो जब भी चालक के अंदर जब भी चालक के अंदर आवेश प्रवाहित होता है तो वो कहाँ से होता है? ए से बी पॉइंट तक होता है। अब भले ही मैं यहाँ पर चार्ज को उठा करके इधर से इधर नहीं ला रही हूँ, लेकिन कोई तो ला रहा है ना, बैटरी तो ला रही है ना। तो बैटरी कितनी ऊर्जा व्यय करती है उस चीज को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले विभवांतर को समझते हैं कि एक कूलाम के चार्ज को, कितने को? एक कूलाम के चार्ज को, एक के रिस्पेक्ट में समझते इजी पड़ता है ना। तो एक कूलाम के चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए, एक कूलाम के चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? हम उसे विभवांतर कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर आवेशों को ला रहे हैं, आवेश से जनरेट होता है विद्युत, इसलिए हम इसे विद्युत विभवांतर बोल रहे हैं। वापस बता रही हूं कि अगर आप इन्फिनिटी से किसी एक बिंदु पर आवेश को ला रहे हो तो वो आपका विद्युत विभव कहलाएगा। और उसी एकांक चार्ज को आप किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ला रहे हो। यहाँ पर अंतर क्या है? यहाँ पर अंतर ये है कि इस बार जो मेरा चार्ज है वो अनंत पर नहीं था, यहाँ पर मेरा चार्ज अनंत पर नहीं है, यहाँ पर जो चार्ज है वो अनंत से अलावा कहीं और पास में ही है। तो यहाँ पर जब आप किसी एक चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हो, एक कूलाम के आवेश को ले जाते हो, तो उस एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य ही आपका विभवांतर कहलाता है।
अब विभवांतर कैसे निकाल सकते हो? दो बिंदुओं के बीच में, भाई यहाँ पर विभवान पोटेंशियल क्या है? स्थैतिज ऊर्जा बोला था ना, तो ऊर्जा, तो यहाँ पर ऊर्जा का कितना डिफरेंस है? भाई जितना ऊर्जा का डिफरेंस है उतना ही काम करके मुझे भेजना पड़ेगा। अब ये और ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो आप हायर क्लासेस में और ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ पर तो आप इतना समझो कि जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहां ज्यादा ऊर्जा है, जहां कम इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहां पर कम ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम वाले की जगह पर जाएंगे, तो क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है आप उसको कैसे निकाल सकते हो कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए कितना कार्य किया गया है, चार्ज को ले जाने के लिए कितना कार्य किया गया है, वही आपका विभवांतर हो जाएगा। अब मैं बोल दूंगी 1 वोल्ट का विभवांतर कैसे पता पड़ेगा? जब मैं 1 जूल के चार्ज नहीं, जब मैं 1 कूलाम्ब के चार्ज को 1 जूल की ऊर्जा खर्च करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रही हूं, तो मेरा जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट हो जाएगा। कैसे? वापस समझते हैं कि भाई मैं 1 कूलाम्ब के चार्ज को 1 कूलाम्ब के चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रही हूँ, और ऐसा करने पर मैंने कितनी एनर्जी व्यय की है? 1 जूल की एनर्जी व्यय की है, मतलब मैंने 1 जूल का कार्य किया है। 1 जूल का कार्य करके मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक एकांक आवेश को ले जाने के लिए जितना काम कर रही हूं वही मेरा विभवांतर कहलाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने काम कितना किया है? 1 जूल का, और आवेश कितना लेकर गई हूं? 1 कूलाम्ब का, तो यहाँ पर जो मेरा विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट का हो जाएगा। मतलब विभवांतर को हम वोल्ट से दर्शाते हैं। विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो कितना हो जाएगा? हमारा वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए जो युक्ति, मतलब विभवांतर को मापने के लिए आप इसको फॉर्मूले से तो माप सकते हो, लेकिन विभवांतर को डायरेक्ट मापने के लिए हमारे पास में एक डिवाइस होता है जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर कहते हैं। और इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसलिए हम इसे हमेशा पार्श्व क्रम में लगाते हैं सर्किट में। मान लो कि आपका बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों को लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पर स्विच है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो होगी? यहाँ से, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। तो एम मीटर को आप कैसे लगाते हो? एम मीटर को आप लगाते हो श्रेणी क्रम में। एम मीटर को आप कैसे लगाओगे? एम मीटर को आप श्रेणी क्रम में लगाओगे। तो श्रेणी क्रम में बल्ब के साथ में लगाऊंगी, बगल में बैठता है बल्ब के शान से, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। उसी प्रकार तो यहाँ पर एमीटर लगाने से तो मुझे पता पड़ेगा कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। और अगर मुझे ये पता करना है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर है, तो मुझे यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। और वोल्ट मीटर को मैं ऐसे पार्श्व क्रम में लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको साइड में रखते हैं अपन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। यहाँ पर आपको विभवांतर समझ में आ गया है, उम्मीद कर रही हूं मैं ऐसा, और आपको विद्युत धारा समझ में आ गई है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई है, तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतनी ही ज्यादा विद्युत धारा होगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर के जाएंगे उतनी ही ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न होगी, है ना। ऐसा बोल सकती हूँ ना मैं कि कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाएंगे मतलब कम ऊर्जा खर्च हो रही है, कम काम कर रही हूँ, तो मतलब कम ऊर्जा बन रही है ना। भाई जितना ज्यादा काम मैं करूंगी उतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, फिर वो ऊर्जा क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। वो हमारे और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हायर स्टैंडर्ड्स में। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब फ्लो होंगे? जब एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और एक पॉइंट पर कम है। तो जब विभवांतर ज्यादा होगा दो बिंदु के बीच, तो प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न होगी। मतलब कहीं ना कहीं विद्युत धारा और विभवांतर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं विभवांतर को बढ़ाती हूं तो विद्युत धारा में अवश्य कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। तो इस चीज को अब हम आगे अपने नेक्स्ट पेज पर समझने वाले हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम कि सेल क्या है। भाई सेल मैंने आपको बता दिया है कि जो सेल है या फिर बैटरी है, इसकी मदद से ही हम विभवांतर को उत्पन्न करते हैं, और जब वो विभवांतर उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब मेरे को लगता है कि आपको पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल से विभवांतर उत्पन्न करते हैं। जब यहाँ पर है ना, जैसे मैंने यहाँ पर सेल कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सेल कनेक्ट किया है तो क्या होगा, यहाँ से केमिकल रिएक्शन होगी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का जो विभव है, यहाँ पर जो विद्युत विभव है बहुत ज्यादा उच्च हो जाएगा, और इस पॉइंट पर विद्युत विभव बहुत ज्यादा निम्न हो जाएगा, जिसके कारण क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे तो इस दिशा से जो करंट है हमारा वो प्रवाहित होने लगेगा, और जब करंट प्रवाहित होने लगेगा तो बस मिस्ट्री सॉल्व, हमारा तो काम हो गया, फ्रिज चल गया, मोटर चल गया, फोन चालू हो गए हमारे, और क्या चाहिए। मेनली हम सारी चीजें इसीलिए तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि विद्युत विभव और विद्युत धारा के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, इस बात को हमने समझने की कोशिश करी है। अब इस कनेक्शन को और किसने समझा दिया है, इस कनेक्शन को और ज्यादा अच्छे से समझाया है जर्मन साइंटिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम ने इस चीज को हमें और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया है। सर जॉर्ज साइमन ओम क्या बोलते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, कोई परिपथ बना लेते हैं हम, यहाँ पर हमने परिपथ बना लिया है, ज्यादा चीजें नहीं लगा रही हूँ मैं, मेरे को परिपथ में सिर्फ आपको पॉइंट समझाना है, परिपथ का डायग्राम नहीं बनाना है, मतलब उसको बनाने के लिए अभी क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए मैं इसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बना रही हूँ। तो किसी विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों के मध्य, मान लो कि मेरा ये सिरा एक है ए और ये मेरा सिरा है बी, तो इन दो सिरों के मध्य जो विभवांतर है, मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में जो विभवांतर है, विभवांतर को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल वी से दर्शाते हैं, है ना। विभवांतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस पीडी भी लिखा होता है कहीं कहीं। तो दो तारों के बीच में कितना विभवांतर है, ये किस बात पर निर्भर करेगा, तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वापस बोल रही हूं मैं कि किस बात पर निर्भर करता है कि ए बिंदु के और बी बिंदु, किसी तार के दो सिरों के मध्य, किसी तार के, किसी विद्युत परिपथ में धातु के दो सिरों के बीच विभवांतर, दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती है, उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती है। मतलब मेरे पास में कोई ए पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है बी, ये दोनों पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर है ये कौन बताएगा मुझे, भाई ये मुझे बताएगी उसमें जो विद्युत धारा हो रही है वो। अगर इसके अंदर प्रवाहित हो रही विद्युत धारा ज्यादा है, अगर इसके अंदर प्रवाहित हो रही विद्युत धारा ज्यादा है, दोनों सिरों के मध्य अगर बहुत ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो भी बहुत ज्यादा है। और अगर इन दोनों सिरों के मध्य विद्युत धारा कम प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा कम प्रवाहित हो रही है, मतलब ए और बी के मध्य जो विभवांतर है वो भी कम है। मतलब आप यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से आप ये कह सकते हो कि दोनों सिरों के मध्य अगर मैं विद्युत धारा को बढ़ा देती हूँ तो विभवांतर बढ़ जाता है, और विद्युत धारा को कम कर देती हूँ तो विभवांतर भी कम हो जाता है। तो ये क्या है, दोनों के एक दूसरे के क्या है, विद्युत विभवांतर जो है किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच उसमें प्रवाहित होने वाली दो सिरों के बीच जो विभवांतर है वो उन दोनों सिरों के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती है। तो विभवांतर जो है वो समानुपाती हो गया किसके, विद्युत धारा के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन से हमें सिर्फ इतना समझ में आता है कि अगर आप एक चीज बढ़ा रहे हो तो दूसरी भी बढ़ रही है, समानुपाती है ना, समानुपाती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज कम होगी तो दूसरी भी घटेगी। लेकिन यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं तो हमें यहाँ पर एक नया
एक नई चीज देखने को मिलती है जिसको हम आर फॉर रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पर प्रतिरोध बोलते हैं। या फिर आप ये समझ लो कि जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो, जब आप इस नियतांक को हटाते हो, यहाँ पर आप इस चीज को हटाओगे, इस समानुपाती के चिन्हों को हटाओगे, तो यहाँ पर आपको एक नया शब्द मिलेगा। एक तरीके से मान लो कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए और इज इक्वल टू के साइन को रखने के लिए आपको इस इक्वेशन में एक नया सदस्य जोड़ना पड़ता है, और वो नया सदस्य ही क्या कहलाता है, फिर वो जो नया सदस्य आता है ना, वो नियतांक है, अनएक्सेप्टेड है ना, तो इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते, इसको बोलते तेरी फिक्स वैल्यू, चुप रहे, है ना, देखो जो वैल्यू दे रखी है वही रख, ऐसे बोलेंगे हम इसको। तो यहाँ पर इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ओम का नियम बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ओम का जो ये नियम है, ये किस चीज के लिए, ये कब ज्यादा सही प्रूव होगा, कि ये बिल्कुल सही सही तब प्रूव होगा जब आपने इस तार की प्रकृति को सेम रख रखा है ना। मैं कॉपर के तार की बात कर रही हूँ तो सिर्फ कॉपर की करूंगी। यहाँ पर तार का तापमान भी सेम रहना चाहिए, ठीक है, और तार की लंबाई भी सेम रहनी चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, जो फिजिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से करंट पर अफेक्ट पड़ सकता है, कैसे अफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी इसी सेशन में। तो यहाँ पर कैसे अफेक्ट पड़ेगा उस चीज को हम यहाँ पर और अच्छे से समझेंगे, कि जब दो पॉइंट के बीच में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट कर रही है, वो विभवांतर को अफेक्ट कर रही है। मतलब ज्यादा विद्युत धारा होगी तो ज्यादा विभवांतर होगा, कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कम विभवांतर होगा। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए मैंने इक्वल टू का चिन्ह लगाया, और यहाँ पर क्या आ गया, नया हमारे पास में शब्द आया आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, रोध मतलब रोकना। मतलब ये यहाँ पर हमारी कहानी का विलन है। यहाँ पर सब कुछ स्मूथ स्मूथ चल रहा था, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रहे थे, लेकिन बीच में लव स्टोरी में आ गया विलन। ये विलन कौन है, प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध क्या करता है, ये प्रतिरोध किसी भी चालक का वो गुण होता है, किसी भी चुल होती है ना अंदर से लोगों को, बस ये प्रतिरोध वही चुल है, इस तार की वही चुल है ये, जो क्या करता है कि किसी भी तार के अंदर प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा को रोकता है। मतलब ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स खुशी खुशी हंसी खेलते भागते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे थे ना, ये बीच में उनको रोकता है ना। वो होता है ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बीच में गुंडे बच्चे जो होते हैं, थोड़े अपने आप को ज्यादा हायर समझते, परेशान करते हैं दूसरों को, वो आकर के बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं। तो वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, और बीच में हमारा आ जाता है, यहाँ पर बीच में आ जाता है हमारा रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह होने से रोकता है, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए रोकता है। और जब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा आएगी तो हमारे जो विद्युत परिपथ है उसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ओम का नियम समझ लिया है कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के दो सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाया, प्रतिरोध आ गया। प्रतिरोध कौन है, इसके बारे में डिस्कस करा, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन पढ़ी तो पता पड़ा, ये तो हमारा ईवल है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को रोकता है। तो किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है या फिर उसका विरोध करता है, तो वो क्या कहलाता है, वह हमारा प्रतिरोध कहलाता है। ये प्रतिरोध हो गया जिसको हम आर से दर्शाते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। तो ओम के नियम के अनुसार हम इसको अब अरेंज करते हैं। अगर ओम के नियम के अनुसार अगर आपको आर का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, हमारे पास में ओम के नियम के अनुसार क्या आ रहा है, V इज इक्वल टू आई आर। आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो क्या करोगे आप, आई। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहां से मैं जितना करंट बढ़ाऊंगी उतना विभवांतर बढ़ेगा, जितना करंट बढ़ाऊंगी उतना विभवांतर बढ़ेगा। तो इसमें रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या मेरे करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या देखा है हमने, आर क्या है, एक नियतांक है, इसका वैल्यू फिक्स है। मतलब अगर आप करंट बढ़ा रहे हो तो विभवांतर बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या है बेटा, अनुपात है ना, अनुपात जब भी कटेगा तो आपका आंसर सेम आएगा। मैं बोल दूं कि मैं अगर 5 एम्पियर का करंट प्रवाहित करा रही हूँ तो 10 वोल्ट का विभवांतर है। अगर मैंने करंट को डबल कर दिया है, 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करवा रही हूँ तो 20 वोल्ट का विभवांतर है, लेकिन इनका रेशियो तो सेम आ रहा है ना, 1/2। और ये 1/2 जो रेशियो आ रहा है ये क्या है, ये प्रतिरोधी है। ठीक है, ये प्रतिरोधी है कि आधे ओम का प्रतिरोध आ रहा है या फिर 2 ओम का प्रतिरोध आया है। यहाँ पर ओम का अगर आप और ज्यादा अच्छे से स्पेसिफाई करना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। क्यों,
क्योंकि आर को आप क्या लिख रहे हो, वी बाई आई लिख रही हो, ये क्या होता है वोल्ट और ये क्या होता है एम्पियर। तो आप क्या बोल सकते हो, अगर आपको बोल दे कि 1 ओम को डिफाइन करो, तो आप क्या बोल दोगे कि किसी भी विद्युत परिपथ में चालक के दो सिरों के मध्य, चालक के दो सिरों के मध्य जो विभवांतर है अगर वो 1 वोल्ट का हो और उन दो सिरों के मध्य प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अगर 1 एम्पियर की होगी, तो हम कह देंगे कि उस चालक के अंदर जो प्रतिरोध है वो 1 एम्पियर का होगा, सॉरी 1 ओम का होगा, प्रतिरोध जो है वो 1 ओम का होगा। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर विलन आ गया है, तो विलन को कंट्रोल करने के लिए हम उसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये प्रतिरोध किसी और बात पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर हमने देख लिया कि करंट बढ़ाने से और वोल्टेज वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन उस पर प्रतिरोध का तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, मतलब प्रतिरोध ना तो बढ़ता है ना घटता है। लेकिन लेकिन क्या इस प्रतिरोध को ये मतलब किसी और चीज से बढ़ता है या घटता है क्या, हम उस चीज का पता लगाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले दो चीजें आ रही हैं। यहाँ पर आपको बुक में दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, कि स्रोत की वोल्टा में बिना कोई परिवर्तन किए, मान लो इस चीज को ऐसे समझना कि यहाँ पर मेरा बल्ब है ना, या बल्ब छोड़ दो, कोई भी डिवाइस है, यहाँ पर मेरा कोई कंडक्टर है और यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी है। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पर विभवांतर और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मुझे विद्युत धारा को अगर मुझे कम करना है, मैं चाहती हूँ, यहाँ पर मान लो मैंने होल्डर लगा रखा है, यहाँ पर मैं कम पावर का बल्ब लगाती हूँ तो मुझे कम करंट चाहिए। अगर यहाँ पर बीच में मैं कोई बहुत ज्यादा हैवी पावर का बल्ब लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा करंट चाहिए। तो इस करंट को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास में क्या है भाई, मैं विभवांतर को अगर मैं कम वोल्ट की बैटरी लगाऊंगी तो कम करंट उत्पन्न होगा, ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाऊंगी तो ज्यादा करंट जो है मेरा उत्पन्न होगा। लेकिन बार बार बैटरी को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि आप बड़े सर्किट्स की बात कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर परिवर्ती प्रतिरोध लगा देते हैं। ये परिवर्ती प्रतिरोध क्या करता है, इस परिवर्ती प्रतिरोध की वजह से यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध की वजह से इस परिवर्ती प्रतिरोध की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे परिपथ के अंदर बिना बैटरी को बार बार चेंज किए हम प्रवाहित जो सर्किट के अंदर प्रवाहित हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, उसकी मात्रा को चेंज कर सकते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध जिसको आप बदल सकते हो, ऐसा प्रतिरोध जिसको आप बदल सकते हो। आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच में जो पार्ट देख रहे हो ना, ये कॉइल है ना, कॉइल है। तो अभी मैं समझाऊंगी आपको कि इस कॉइल से कैसे आपका रेजिस्टेंस बदल जाता है। आगे हम समझेंगे कि इस कॉइल से हमारा रेजिस्टेंस कैसे बदल जाता है। और उसके अलावा परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का, अब ये जो आइडिया हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसको आप परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हो, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा धारा नियंत्रक। क्यों? क्योंकि आप इसकी मदद से क्या कर रहे हो, किसी भी परिपथ के अंदर प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को कंट्रोल कर रहे हो, इसलिए इसको धारा नियंत्रक भी बोल देते हैं। इस डिवाइस को हम धारा नियंत्रक भी बोल देते हैं। अब वो कारक जिन पर ये प्रतिरोध निर्भर करता है, भाई हमारी स्टोरी का विलन है, दुश्मन के बारे में पता लगाएंगे हम। तो हमें क्या पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर मेरे पास में कोई छोटा तार है, तार की प्रकृति एक ही मानिए, कॉपर का तार ही मान के चल रहे हैं हम, तो अगर इसकी लंबाई L है तो इसका प्रतिरोध R होगा। लेकिन वहीं अगर मैंने इस तार की लंबाई डबल कर दी है, L से क्या कर दी है, 2L कर दी है, तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी तार की लंबाई बढ़ा देते हो तो उसके अंदर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। अब मैम ये बात समझ नहीं आई, हो कैसे रहा है, फील नहीं हो रहा। तो कैसे फील होता है, हम इसको फील करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मान लो कि मैंने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, है ना, दोनों को ही मैंने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। अब बैटरी से कनेक्ट करके स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह होगा। इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाह होता है तो एक्चुअली में क्या फ्लो करता है, एक्चुअली में प्रवाह क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, Q बाई टी, कि कितना आवेश प्रवाह हो रहा है। भाई अगर मैं कह रही हूं कि यहाँ से 2 एम्पियर का आवेश प्रवाह हो रहा है, तो मुझे बताओ 2 एम्पियर के आवेश को प्रवाह होने के लिए, या फिर 2 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाह होने के लिए यहाँ से टाइम ज्यादा लगेगा कि यहाँ से टाइम ज्यादा लगेगा,
मैं बोल रही हूँ कि मैंने 2 लोगों को कॉरिडोर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजा है। एक कॉरिडोर ये रहा और एक कॉरिडोर ये रहा। तो इन 2 लोगों को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए समय ज़्यादा लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए समय ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाले से आने के लिए इनको ज़्यादा समय लगेगा। मतलब ऐसा तार जिसकी लंबाई अधिक है, उसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और हम देख रहे हैं कि अगर विद्युत धारा को या फिर आवेश को प्रवाह होने के लिए समय ज़्यादा लग रहा है, स्पेसिफिकली हम आवेश से बोल सकते हैं। भाई यहाँ पर जो 2 लोग हैं मेरे यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से पास होने के लिए ज़्यादा समय लगेगा कि यहाँ से पास होने के लिए ज़्यादा समय लगेगा? तो जिसकी लंबाई अधिक होगी, वहां से पास होने के लिए उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो जब समय ज़्यादा लग रहा है, एक सेम आवेश को प्रवाह होने के लिए जब समय ज़्यादा लग रहा है, तो मैं क्या-क्या हो जाएगा, मेरी विद्युत धारा कम हो जाएगी। भई एक चीज़ को करने के लिए अगर ज़्यादा समय लग रहा है, तो आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर जब आवेश आपके कम समय में प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। और वही आवेश अगर कम समय में हाँ, और वही आवेश अगर आपके ज़्यादा समय लेकर के प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा कम उत्पन्न होगी। क्या बोल सकते हैं हम कि विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह होने की दर। अगर ये टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा कब लग सकता है? जब लंबाई बढ़ा दो। लंबाई बढ़ाओगे तो टाइम भी बढ़ जाएगा। जब लंबाई बढ़ाओगे तो टाइम भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। और अगर आप लंबाई को छोटा का कर दो, कम कर दो, तो टाइम भी कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी परिपथ के अंदर प्रतिरोध को बढ़ाना या घटाना है, तो आप उसकी लंबाई को कम ज़्यादा करके बढ़ा या घटा सकते हो, क्योंकि उससे टाइम बढ़ या घट जाता है, जिसके कारण प्रवाहित हो रही विद्युत धारा में फ़र्क आता है। दूसरा क्या है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बीच वाली चीज़ को मैं हटा रही हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इस चीज़ को हटा रही हूँ, दूसरी चीज़ समझाऊँगी। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है? चलो इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मेरे पास में L लंबाई का और B चौड़ाई का कोई कमरा है। इस कमरे के इस पॉइंट से या फिर कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के इस पॉइंट से 20 बच्चों को भाग करके जाना है। ठीक है? ठीक है? मान लो पतला सा कॉरिडोर है और मेरे पास में दूसरा कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई तो हम सेम रख रहे हैं, लेकिन चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा क्षेत्रफल जो है वो दुगना हो जाए। या फिर आप मान लो कि इसकी लंबाई 2L हो गई है और इसकी लंबाई जो है वो 2B हो गई है। कैसे भी मान लो आप कि हमने एरिया बढ़ा दिया है। तो और यही 20 बच्चों को यहाँ से भाग करके जाना है, तो बच्चे ज़्यादा जल्दी कहाँ से भाग पाएँगे? देखो, यहाँ से भागेंगे तो उनको थोड़ी परेशानी होगी ना, भीड़-भाड़ वाले आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी को अगर एक कॉरिडोर से पास होना है और बहुत ही सकड़ी जगह है, तो उस जगह से पास होने के लिए समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक-एक करके पास होगा, एक के पीछे एक। लेकिन वही अगर कॉरिडोर बड़ा हो जाएगा, है ना, बरामदा बड़ा हो जाएगा, तो एक बार में कई सारे लोग एक साथ आ जा सकते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, यहाँ पे लोग से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन, समझाने के लिए मैं लोग बोल रही हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने का जो टाइम है, वो कम हो जाएगा। जब मैं क्षेत्रफल बढ़ा रही हूँ, तो उस एरिया से क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा स्पेस मिल गई, जिसके कारण बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन कम समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। और जब समय कम लग रहा है चार्ज के फ्लो होने के लिए, आवेश के प्रवाह होने के लिए, तो हम क्या कह देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। और जब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, तो जो आपका प्रतिरोध है वो वैसे भी घटने लगता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये क्षेत्र अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ा दूंगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है, टाइम कम लगता है, इसीलिए। तापमान के समानुपाती होता है। अगर आप तापमान बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। भाई ये कौन सी बात हुई है? तो बच्चों, जब आप इसके लिए अलग अलग होता है ना। अगर मैं यहाँ पर धातुओं की बात करती हूँ, तो धातुओं का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बहुत अधिक अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आने लगती है और बहुत ज्यादा। भाई मान लो ये मेरी धातु है,
तो आपको क्या पता है कि धातु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकल करके कूदने लगते हैं, लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा अधिक ताप ऊर्जा प्रोवाइड करती हूँ ना, तो क्या होगा, जो अंदर वाले शेल है ना, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर कूद करके इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा होने के कारण इनके अंदर जो इनकी गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और उसके कारण ये एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जब टकराने लगते हैं तो उसी समय पर उसी रास्ते से जाने के लिए समय ज्यादा लगने लगेगा। भाई इसको ऐसे समझो कि जब बिना टकराए जा रहे थे, बिना टकराए जा रहे थे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और मान लो इधर बीच में कोई एक दूसरे से आकर के टकरा दिया तो क्या होगा, बहस होगी ना। जब एक दूसरे से आकर के टकरा गए हैं तो बहस होगी, टाइम खराब होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए समय ज्यादा लग जाएगा। तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ाने से जो धातुओं के अंदर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो निकल करके बाहर आ जाते हैं, और अधिक ताप ऊर्जा होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण इनके अंदर टक्कर बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन के या फिर आवेश के प्रवाह होने की दर जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाह कम होती है और हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पदार्थ की प्रकृति, वही हम जानते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो सबसे अच्छी चालक होती है विद्युत धारा की। अगर आप अचालकों को ले लोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है, सॉरी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इस चीज का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ही कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमारा प्रतिरोध निर्भर करेगा। नेक्स्ट आता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, देखो प्रतिरोधकता होगी, अभी हमने प्रतिरोध पढ़ा है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी भी धातु का या फिर किसी भी विद्युत परिपथ में आप जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो वो किसी भी पदार्थ का एक गुणधर्म है, एक गुणधर्म है, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो अपने अंदर प्रवाह हो रहे इलेक्ट्रॉनों को रोकता है। पढ़ा था ना हमने यहाँ पर, क्या पढ़ा है कि चालक क्या है, किसी भी प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक का वो गुण जिसके कारण ये प्रवाहित हो रही विद्युत धारा का विरोध करता है। तो ये एक बेसिक गुणधर्म हो गया, एक मूल गुणधर्म हो गया। लेकिन प्रतिरोधकता क्या होता है, तो देखो बच्चों इसको आपको कंपेयर करके सीखना पड़ेगा। यहाँ पर प्रतिरोध और दूसरा होता है प्रतिरोधकता। सबसे पहले तो हम इसके लिए डेरिवेशन कर लेते हैं। हमने क्या देखा है कि जो हमारा प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों चीजों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर फिर वही प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक नियतांक लगाते हैं जिसको हम बोल रहे हैं रो। रो क्या होता है, रो रेजिस्टिविटी। ठीक है, ग्रीक सिंबल है ये रेजिस्टिविटी। इसका ऐसा ही मात्रक भी देख लेते हैं। यहाँ से पहले हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो कितना हो जाएगा, R इंटू ए बटा एल ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटा एम, काट दो इसको तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, इसको आपको कंपेयर करके ही सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो आपका प्रतिरोध है वो किसी भी चालक का गुणधर्म है जिसके कारण वो अपने अंदर प्रवाह हो रहे इलेक्ट्रॉनों को रोकता है। अब ये जो आपका प्रतिरोध है ये लंबाई पर भी निर्भर करता है और ये एरिया पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये प्रतिरोध जो है, इस प्रतिरोधकता को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं वो देख लेते हैं, है ना। तो कंपेयर करके आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधता कहलाता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। मतलब
यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि बेसिक गुणधर्म है, लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई कम करोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रतिरोधकता है ना, हमने इसको कैसे परिभाषित किया है, हमने इसको ऐसे बोला है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर वाले और 1 मीटर लेंथ वाले एरिया से, ऑब्वियस सी बात है कि आपने मटेरियल को फिक्स माना है, कॉपर है तो कॉपर की ही बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम पे नहीं चले जाओगे कि प्रतिरोध देख रहे हो एल्यूमिनियम का और प्रतिरोधता देख रहे हो कॉपर की, दोनों को सेम रखना है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लंबाई वाले किसी चालक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इतने 1 मीटर स्क्वायर के एरिया और 1 मीटर लंबाई से जो के बीच में, जो इन दो सिरों के बीच में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों इतने से, इस स्पेसिफिक डायमेंशन से, इन स्पेसिफिक विमाओं से, इन निश्चित विमाओं के बीच में जब आपका करंट प्रवाहित हो रहा है, तो निश्चित विमाओं के बीच में जब आपका करंट प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने की वजह से कितना कितना आपका प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, उसे हम प्रतिरोधकता बोलेंगे। मतलब यहाँ पर ये आपका गुणधर्म है, ये तो उत्पन्न होगा ही होगा, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया के अंदर कितना उत्पन्न हो रहा है वो प्रतिरोधता है ना। ये तो बेसिक गुणधर्म है, लेकिन हम इसकी स्पेसिफिसिटी देख रहे हैं कि भाई 1 मीटर के स्क्वायर, भाई होगा ना, चल हो, कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले के अंदर, 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया के अंदर कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, निश्चित विमाएं निश्चित कर दिए, यहाँ पर विमाओं का कोई काम नहीं है, यहाँ पर हमने विमाओं को निश्चित कर दिया है। तो निश्चित विमाओं के बीच में कितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो उस चालक की प्रतिरोधता कहलाती है, जिसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। तो ये बेसिक गुणधर्म है और ये निश्चित विमाओं के लिए हमने इसको परिभाषित कर दिया है। इसका एसआई मात्रक ओम है, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। यहाँ पर ये किस किस पर निर्भर करेगा, ये लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, तापमान पर और मटेरियल पर, है ना, प्रकृति पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर निर्भर करता है। पूछते हैं इसके बीच का डिफरेंस, नोट कर लेना, प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन जो हमारी प्रतिरोधता है, अब हमने इसकी डेफिनेशन ही ऐसी दी है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर, किसी भी चालक के 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लंबाई वाले एरिया के अंदर कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो प्रतिरोधता है। तो लंबाई तो वैसे ही फिक्स कर दी, तो ये लंबाई पर निर्भर नहीं कर रहा, एरिया भी फिक्स कर दिया तो एरिया पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ किन बातों पर निर्भर करेगा, ये टेम्परेचर पर निर्भर कर सकता है और ये सिर्फ आपके प्रकृति पर निर्भर करेगा, धातु की जो भी आपका चालक है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चालक की लंबाई भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है, परंतु तापमान के साथ ही परिवर्तित हो जाता है। और जो प्रतिरोधकता है, भाई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना, कंपेयर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो इसको फिर हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। आपकी बुक में टेबल भी दिया हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हो। तो हम देखते हैं कि जो मिश्र धातु है और जो हमारे धातु है, उनकी प्रतिरोधकता अचालकों से कम होती है, अधातुओं से कम होती है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि धातुओं का प्रतिरोधकता सबसे कम है, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, एक सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास में जो मिश्र धातुएं हैं और जो धातुएं हैं, उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, किसके कंपैरिजन में, अधातुओं की तुलना में। मतलब हमारे जो धातु और मिश्र धातु हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रवाहित होता है ना, ज्यादा अच्छे से प्रवाहित होता है, जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस कम है, प्रतिरोधकता कम है। और जो हमारी अधातुएं होती है, अचालक होती है, उनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। अब सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसकी होगी, सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता होती है हमारी इंसुलेटर्स की, अचालकों की। सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता होगी इंसुलेटर की, उसके बाद में होगी हमारे मिश्र धातुओं की, मिश्र धातुओं की, और सबसे कम प्रतिरोधकता होती है हमारे धातुओं की। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होगी, सबसे कम प्रतिरोधकता हमारे धातुओं की होगी। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि हमारा प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधकता क्या होता है। ये किसी भी चालक का गुणधर्म है, ये हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई ये गुणधर्म 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया के अंदर कितना होगा, तो उसको हमने यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दिया है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, इसका ओम मीटर होता है, इसका
लेंथ पर, ये लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान और प्रकृति चारों पर निर्भर करता है, ये सिर्फ तापमान और प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे, कुछ टॉपिक्स थे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चैप्टर से रिलेटेड। आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, बाकी बचे हुए चैप्टर को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।